नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का हुआ बड़ा प्रमोशन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, बनेंगे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आखिरकार झुक ही गया ड्रैगन, भारत का विरोध आया काम। चीन ने श्रीलंका में रोका सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का काम। बड़ी खबर, भाग निकला है चाइना को, आखिरकार भागना पड़ा है भारत के विरोध के बाद। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव की 8 पार्टियों ने शुरू किया प्रचार, मार्च में आ सकता है परिसीमन की रिपोर्ट। चौथी बड़ी अपडेट, भारत रूस संबंधी व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर भारत यात्रा, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर साथ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुछ एक बड़े फैसले भी हो सकते हैं, कई बड़ी डील भी हो सकती है, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे एस जयशंकर विदेश मंत्री ने चीन को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थिति सीमा के हालात को पूरी तरीके से दर्शाएगी। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। जहाँ पे भारत में आपको बता दें, अभी हाल ही में पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने, तो 2 तरीके के मीम्स वायरल हुए, जहां पे भारतवंशियों ने कैसे दुनिया में डंका बजाया और कैसे पाकिस्तान के आतंकियों ने दुनिया में पाकिस्तान को नाम खराब किया, उसकी सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल हो रही है। उस बीच ईरान और अमेरिका आपस में फिर से टकराए, जंग की पूरी तरीके से आशंका। तो दोस्तों, एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का हुआ बड़ा प्रमोशन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतवंशी गीता गोपीनाथन का प्रमोशन के बाद पाकिस्तान में हलचल फिर से। कहा, पराग अग्रवाल के बाद भारत के हाथ एक और सफलता। भारतवंशी अमेरिकी गीता गोपीनाथन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर। वो जियोफ्रो ओकामोटे की जगह लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुरुवार को इस बात को बताया गया है कि ओकामोटो जल्द ही अपना पद छोड़ रहे हैं, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेंगी। और वो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही थी। गोपीनाथ 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बतौर चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं, और वो जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फिर से शैक्षणिक कार्य शुरू करने वाली थी, लेकिन उन्हें पदोन्नति देकर फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जियोग्रेविया ने कहा है कि गीता गोपीनाथ पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट थी। आपको बता दें कि हमें इस बात की खुशी है कि वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगी और अब फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। गीता गोपीनाथ जेफरी ओकामोटो की जगह ले रही हैं, जो अगले साल की शुरुआत में आईएमएफ का पद छोड़ने जा रही हैं। गोपीनाथ जनवरी 2022 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षणिक स्थिति में लौटने वाली थी। उन्होंने 3 साल के लिए आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में भी कार्य किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के हाथ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये भी बड़ी सफलता है, क्योंकि हाल ही में ट्विटर के सीईओ भारतवंशी पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया था। वो एक बार फिर से भारतवंशी इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन में आईएमएफ की चीफ पद पर प्रमोशन हुआ है। ये कि अपने आप में बड़ी खबर है। अगली अपडेट लेते हैं। आखिरकार ड्रैगन झुक ही गया है, भारत का विरोध आया काम। चीन ने श्रीलंका में रोका सोलर प्लांट प्रोजेक्ट का काम। दोस्तों, भारत के विरोध के आगे आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा। उसने श्रीलंका में अपने सोलर पावर प्लांट के निर्माण कार्य को रोका। चीन ने भारतीय के पड़ोसी देश में श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया। श्रीलंकन मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सोलर प्लांट सिस्टम को 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जा रहा था, जो भारत के बेहद करीब है। इसका निर्माण कार्य चीनी कंपनी सिनोसोवर हाइब्रिड कर रही थी। दरअसल श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण का भारत शुरू से ही विरोध करता रहा है। इससे पहले इसी साल जनवरी में महीने में भारत श्रीलंका में चीनी कंपनी सोरा हाइब्रिड के उत्तरी द्वीपों पर सोलर प्लांट बनाए जाने का ठेका भी दिए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज करा चुका है। ये बड़ी खबर। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की 8 पार्टियों ने शुरू किया प्रचार, मार्च में आ सकते हैं परिसीमन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। इसका कारण यह है कि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पीर पंजाल, चिनाब और जम्मू के
अन्य क्षेत्रों में कई जनसभाएं आयोजित की गई हैं, जहां कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद 1 महीने से अधिक समय से स्वतंत्र रूप से रैलियां कर रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने भी घाटी पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उनके नेताओं ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया। हालांकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट्स का इंतजार जो है वो है, लेकिन राजनीतिक दलों के चुनाव की संभावना का जिक्र किए बिना मतदाताओं को आकर्षित करने और पार्टियों के भीतर ग्रुप को एक साथ रखने के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद होंगे और बाद में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, भारत और रूस संबंध के बीच व्लादिमीर पुतिन की 6 दिसंबर की भारत यात्रा, पाकिस्तान हाय तौबा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही चुनौतियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। सूचना है कि राष्ट्रपति 6 दिसंबर को 21वीं भारत रूस वार्षिक समिट होने के बाद लौट जाएंगे और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रूस के साथ रिश्तों को गहराई में ले जाने का एक अवसर है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण काल के बाद पुतिन किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुतिन की यात्रा रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पाशुत्रोव की पाकिस्तान यात्रा संपन्न होने के बाद हो रही है। ऐसे में देखना है कि भारत और रूस अपने रिश्ते को और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक दूसरे के लिए कितना उपयोगी बना पाते हैं। एक और अपडेट लेते हैं, चीन के साथ गतिरोध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थिति सीमा के हालात दर्शाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को इन दावों का खंडन किया। भारत में सुरक्षा परिदृश्य बिगड़ रहा है और वो हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोल रहे थे। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को स्थिति सीमा की स्थिति को दर्शाएगी। दोस्तों, दरअसल हालत जो है वो सीमा पे खराब है। विदेश मंत्री ने कहा है कि सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति होने पर संबंधों को जारी रखना कोई वास्तविक उम्मीद नहीं है और वो कहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्या दर्शाता है, जैसे प्रश्न पूरी तरीके से वाजिब है। जयशंकर ने कहा है कि और जैसा कि हमने स्पष्ट किया है कि आखिर में रिश्ते को स्थिति में सीमा की स्थिति को दर्शाएगी। आपके पास तनावपूर्ण गतिरोध वाली सीमा और जीवन के अन्य सभी क्षेत्र में विशिष्ट संबंध नहीं हो सकते और उस तरीके से काम नहीं करता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। भारतीय जैसे ही बना ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल, पाकिस्तान का उड़ने लगा मजाक। अब एक और भारतवंशी गीता गोपीनाथ का जो है वो प्रमोशन हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस्लामाबाद में पराग अग्रवाल के ट्विटर के CEO बनते ही सोशल मीडिया में ये सब तस्वीरें जो है वायरल हो रही हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतवंशियों का दबदबा है दुनिया भर की तमाम टॉप टेक कंपनियों में, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के इन लोगों को देखिए, आतंकियों को देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में डुबा दिया है। तो 2 तस्वीरें वायरल हुई हैं। अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अब इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ही इन तस्वीरों को वायरल भी कराया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, ईरान की US को धमकी, कहा तेहरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा तो कुचल दिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच जारी परमाणु समझौते के बीच ईरान के इलीट कुद्स फोर्स के कमांडर ने अमेरिका को धमकी दी है। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्लाम गनी ने कहा है कि अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो उसको तुरंत कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान की शक्ति और क्षमता इस स्तर पर पहुंच गई है कि अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उनको कुचल दिया जाएगा और वक्त बीत चुका है जब आप चाह कर सकते थे। ईरान ने कहा है कि परमाणु समझौते फिर से बातचीत पहुँच के भीतर था, लेकिन पश्चिमी देशों में की सद्भावना पर निर्भर था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल इलिहानी ने कहा है कि गेंद अब वॉशिंगटन के पाले में है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी अपडेट। अफगानिस्तान जो है भारत के गेहूं भेजने में ट्रक को लेकर अड़ा रहा पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मानवीय तरीके से बातचीत की और इस बीच पाकिस्तान ने बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से बड़ी बातें कही हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल जिस तरीके से भारतवंशियों ने ये चीज़ें कही हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में, क्योंकि अफगानिस्तान में दोस्तों पाकिस्तान जो है वो ट्रक लेकर निकल रहा है और पाकिस्तान भारत जो है वो ट्रक लेकर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा। और पाकिस्तान ने कहा है कि फ़िलहाल जो ट्रक है वो भारत
का ट्रक नहीं जाएगा, उसको ट्रक को ले जाने के लिए पाकिस्तानी ही जाएंगे। तो ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, यानी ट्रक को लेकर भी पाकिस्तान ने हमला किया। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें विमान को धक्का लगाने पर मजबूर हुए पैसेंजर। अब आप समझिए दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नेपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर नेपाल में धक्का लग रहा है, धक्का लगाया जा रहा है और ये धक्के का जो वीडियो निकल के आया है वो पैसेंजर का है। अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को लेकर मशहूर वाहन धक्का लगाते आपने देखा ही होगा। लेकिन आपको बता दें जो ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, धक्के का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन नेपाल से एक ऐसा वीडियो है जिसमें लोग हवाई जहाज़ को धक्का लगा रहे हैं। एयरपोर्ट पर दर्जनों पैसेंजर ने धक्का देकर प्लेन की पार्किंग कराई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये घटना बीते दिन नेपाल के बाजुरा एयरपोर्ट की हुई है, जहां हुमला जिले के सिमिकोट से ये तारा एयरलाइंस के एक छोटे विमान ने एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया, लेकिन तभी उसका टायर फट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन का पिछला टायर फट जाने से जिसके कारण वो रनवे से नहीं हट पाया है। अब इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है कि उस प्लेन को धक्का देना पड़ा। तो सोशल मीडिया में नेपाल का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोग मज़े ले रहे हैं। अगली अपडेट, पाकिस्तान से आने वाली हवा दिल्ली को कर रही दूषित। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को प्रदूषण के मुद्दे पे सुनवाई हुई है। इस दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की ओर से आ रही प्रदूषित हवा दिल्ली को प्रभावित कर रही है। यूपी सरकार ने तर्क दिया है कि यूपी के उद्योगों का धुआं दिल्ली की ओर नहीं आता, ये दूसरी ओर चला जाता है। दरअसल सुनवाई के दौरान कुछ हल्का फुल्का क्षण भी आया। यूपी सरकार की ओर से पेश वकील रंजीत कुमार ने कहा है कि हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही है, हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं, हवा पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने CV रमन्ना ने मजाक के लहजे में कहा है कि आप पाकिस्तान के उद्योग धंधे को क्या बंद करवाना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सोना उगलेगा यूपी, खदानों में खुदाई के लिए योगी सरकार का प्लान, निकालेंगे बहुमूल्य खनिज। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सोनभद्र और ललितपुर से तापरोधक खनिजों का खनन करने का फैसला किया। इन इलाकों से सरकार सोना, रॉक, फॉस्फेट और आयरन का खनन कराएगी। इन खनिज पदार्थों का खनन करने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर भी निकालेगी। अभी तक कर्नाटका में सोने का खनन किया जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब यूपी के किसी क्षेत्र में सोने का खनन किया जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों, बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और जिस तरीके से IMF की चीफ एक बार फिर से इकोनॉमिस्ट भारतीय वंशी बनी है,